बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम चैप्टर 16 ऑल्टरनेटिंग करंट को रिवाइज कर रहे थे, जिसमें हम एसी थ्रू अ कैपेसिटर को आज इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। इससे प्रीवियसली हम ये बात देख चुके हैं कि किस तरह से एक रेजिस्टर के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट पास करता है। और इसके साथ साथ आज हम ये बात को एक्सप्लोर करना चाहेंगे कि जब किसी कैपेसिटर के अक्रॉस एक ऑल्टरनेटिंग करंट कनेक्ट किया जाता है तो एक कैपेसिटर का जो बिहेवियर है वोल्टेज और करंट के दरमियान में, वो किस तरह का होता है। लेट्स सी। दीज आर द कंटेंट्स ऑफ टुडेज लेसन, जिसके अंदर कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बी समथिंग डिफरेंट। अदरवाइज तकरीबन वही फॉर्मेट हम यूज कर रहे हैं जो कि हमने एसी थ्रू अ रजिस्टर के लिए फॉलो किया था। सो ये कंटेंट्स हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे, वेयर वी स्टडीड अबाउट डीसी सर्किट। डीसी सर्किट में करंट यूनिट डायरेक्शनल होता है, जबकि इसके मुकाबले में एसी सर्किट के अंदर जो करंट होता है दैट इज टू डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल वी कैन से, क्योंकि आफ्टर एवरी हाफ the alternating current changes its direction. So the change of polarity causes the direction of current to reverse as well. So it keeps on oscillating back and forth. दूसरी बात ये है कि एक डीसी सर्किट के लिए सिर्फ और सिर्फ जो एक अपोजिंग कंपोनेंट होता है दैट इज रेजिस्टर। इसके मुकाबले में एसी सर्किट में ना सिर्फ रेजिस्टर बल्कि इंडक्टर और कैपेसिटर भी अपोज करने में अपना रोल प्ले करते हैं। फ्लो फेसी थ्रू अ रेजिस्टर, ये हमने कल स्टडी किया, जिसमें हमने देखा कि वोल्टेज और करंट थ्रू अ रेजिस्टर, थ्रू अ सर्किट विच इज प्योरली रेजिस्टिव, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर का इफेक्ट जो है वो शामिल हो, वहां पर करंट और वोल्टेज दोनों साइन फंक्शन थे। और इसका ग्राफ ये बात बता रहा था कि जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट भी मैक्सिमम होगा, और जब वोल्टेज मिनिमम या जीरो होगा तो करंट भी मिनिमम या जीरो होगा। सो वी फाउंड दैट इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट बोथ द करंट and the voltages are in phase to each other. Then हमने पावर को देखा, and let us now see कि आज वाले टॉपिक AC through a capacitor क्या होगा. So let us consider that we have a capacitor which is connected with an AC supply. So इसके जो voltages हैं, these are alternating voltages provided by an AC generator. So in the first half आपके डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर ये वाला टर्मिनल हम पॉजिटिव मान लें और इसको नेगेटिव मान लें तो करंट का फ्लो जो है वो अलोंग दिस डायरेक्शन होगा, जबकि इसके मुखालिफ ऑन द नेगेटिव टर्मिनल जब रिवर्सल होगी पोलैरिटी की और ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा तो आप देखेंगे कि ये करंट का फ्लो ऑपोजिट हो जाएगा। बट दिस इज हैपनिंग एट अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, और ये सब इतनी हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर हो रहा है दैट वी कांट डिस्क्रिमिनेट के कभी हमें ये फील ना होगा कि ये बल्ब कहीं पर जीरो हो गया है या बुझ गया है। So you will only find that this current is oscillating, and the frequency of this oscillation is 50 hertz. 50 hertz mean 50 cycles per second. So this oscillation is happening with a so much high speed that we will find that this bulb is glowing and it would appear to be very consistent. So let us proceed and see an analogy कि जिस तरह से एक कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कर सकता है, ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह के टैंक जो है वो वाटर को स्टोर कर सकता है। सो एनालोगसली अगर हम देखें तो एक पंप जो है वो आपको पुश करता है यहाँ पर पानी को। सो इट पुशेस वाटर against the gravitational field so that it can be filled. In a similar fashion, the potential provided by the AC source ये चार्जेस को पुश करेगा। सो अगर मेरे पास ये वाला एक पॉजिटिव टर्मिनल है जिसके साथ मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, सो लेट मी कनेक्ट दिस कैपेसिटर विद अ पॉजिटिव टर्मिनल। सो
फॉर द हाफ जिसमें ये एंड पॉजिटिव होगा और ये वाला एंड नेगेटिव होगा, सो जो करंट की मिकदार बढ़ती जाएगी उसके साथ साथ आपका जो पॉजिटिव करंट है वो यहाँ पर डिपॉजिट होता जाएगा। सो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज की मिकदार इंक्रीज होती जाएगी जो ये पोटेंशियल भी इंक्रीज होता जाएगा, बिल्डअप होता रहेगा। एज सुन एज द करंट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, the charge will also keep on increasing. By the time जब करंट के अंदर डिक्रीज होना स्टार्ट होगा एंड इट विल गो ऑन चेंजिंग द पोलैरिटी फ्रॉम द पॉजिटिव साइकिल लेट्स से टुवर्ड्स अ नेगेटिव साइकिल, तो आपका जो दूसरा एंड है ये अब नेगेटिव हो जाएगा एंड दिस एंड विल बिकम पॉजिटिव। सो रिवर्सल के बाद कुछ वक्त के लिए आपका डिस्चार्जिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, यानी कि यू विल फाइंड कि यहाँ पर जो डिपॉजिट होने वाला चार्ज है इसकी मिकदार ग्रेजुअली डिक्रीज होती रहेगी। सो ऑन दिस साइड एज इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग यू विल फाइंड कि यहाँ पर डिक्रीज होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता दिस इज द डिस्चार्जिंग साइकिल, डिस्चार्जिंग प्रोसेस। सो इट विल कीप ऑन गोइंग। ये तो हमने एक साइकिल डिस्कस किया, देन अगेन करंट इंक्रीज होगा, जब करंट इंक्रीज होगा चार्ज बिल्डअप होगा दोबारा से। सो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा और यू विल सी कि किस तरह से एक ऑल्टरनेटिंग करंट जो है इट कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग इन द सर्किट, और ये आपको ऑल्टरनेटिंग करंट जो है इट विल हैव सम सर्टेन फ्रीक्वेंसी, और ये कैपेसिटर के अक्रॉस कभी चार्ज कभी डिस्चार्ज होता रहेगा। So a capacitor will store a certain amount of charge and then it will deliver the same charge in the next half. So charge increase होगा, charging process है, charge अगर decrease होगा it will cause the discharging of the capacitor. So जैसे आप पंप के जरिए, जिस तरह आप पंप के जरिए पानी को मूव करते हैं, पुश करते हैं, सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर आ जाती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एनर्जी को स्टोर करेगी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके बाद एज यू यूज दिस, आप इस टैब को ओपन करेंगे, यू विल ओपन दिस टैब, so when you are using it, so it can be analogously said as called as कि ये चार्जिंग प्रोसेस है and this one is a discharging process, and keep in mind कि कैपेसिटर उतना ही वोल्टेज उतना ही आपको उतनी देर के एनर्जी देगा जब तक उसके क्रॉस जितना चार्ज है वो डिपॉजिट हुआ है। नोट लाइक अ बैटरी के जिसमें आपको एक कंसिस्टेंट वोल्टेज का सोर्स जो है वो मिलता है बिकॉज इट हैज सम सर्टेन केमिकल एनर्जी। सो ये सिर्फ उतनी देर तक ही आपको पानी दे सकता है जब तक इस टैंक में खुद पानी मौजूद है, और ये कैपेसिटर उतनी ही देर तक आपको चार्ज सप्लाई कर सकता है अनलेस और अनटिल यू हैव सर्टेन चार्ज डिपॉजिटेड ओवर द प्लेट्स AC थ्रू अ कैपेसिटर। अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। सो वी ऑल नो दैट अ कैपेसिटर एज इट डिपॉजिट्स द चार्ज, इट्स बेसिक इक्वेशन इज गिवन एज Q इज इक्वल टू CV। जबकि यहाँ पर जो V है ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, एंड वी नो दीज वोल्टेजेस are coming from an AC generator, so they can be called as V naught sine of theta. So Q will become equal to CV naught. नाउ इंटरेस्टिंगली कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो वोल्टेज भी साइनोसोइडल फंक्शन है, एंड द चार्ज इज आल्सो साइनोसोइडल फंक्शन। सो आप ये बात नोट करेंगे कि जिस तरह से आपके चार्ज की डिपॉजिट होने वाली मिकदार बढ़ती जाएगी, उसके साथ साथ आपके जो वोल्टेजेस हैं अक्रॉस द कैपेसिटर वो भी बिल्डअप होता रहेगा, and as the magnitude of the charge decrease to zero, it will fall to zero as well, and so on. So जब जब आपका वोल्टेज जब जब आपके चार्ज डिपॉजिट होने वाला जीरो होगा तो वोल्टेज भी जीरो हो जाएंगे। when the charge deposited over the plates is maximum, so you will find that the voltage developed across a capacitor will also be maximum,
and they are both in phase. जब charge maximum होता है plates पर, then voltage is maximum as well. And when no charge is deposited over the plates, then no voltage will appear across this, and you will find its voltage drop will be 0. So students, for sake of your understanding, we know that from the basic formula of Q is equal to CV for a capacitor, both voltages and charge, they are sinusoidal in nature. So दोनों को behavior जो है दोनों का वो एक दूसरे के proportional है. जितना ज्यादा चार्ज डिपॉजिट होगा उतने ही ज्यादा वोल्टेजेस भी डेवलप होंगे अक्रॉस द कैपेसिटर. सो मैं डायग्राम को बल्कि बनाने की बजाय मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर स्केच कर देता हूँ चार्ज को, और चार्ज की मदद से मैं चाहूँगा कि मैं करंट को डिटरमिन करने की कोशिश करूँ. सो ये चार्ज का एक साइकिल मैं बना देता हूँ. सो दिस इज अ साइकिल फॉर द चार्ज बिल्डअप, कि किस तरह से कैपेसिटर में चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज होता है. सो नाउ लेट अस फाइंड आउट के मैथमेटिकली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट. सो वी ऑल नो वेरी वेल दैट करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. सो जो जितना ज्यादा करंट का चार्जेस का बहाव होगा उतना ही आपका करंट की मिकदार भी ज्यादा होगी. सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज current, is defined as current. Now, the interesting point is that delta Q is your variable which is existing on the vertical axis. So ये delta Y है, and delta T जो time axis के along हमने graph sketch किया है, this is along horizontal direction. So ये Y वाला variable है, ये X वाला variable है. सो अगर आप ये बात सोचें कि व्हाट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस या y वाला वेरिएबल उसके अंदर जो वेरिएशन आ रही है एंड x वाले वेरिएबल में जो वेरिएशन आ रही है, इफ वी जस्ट टेक अ रेशियो ऑफ बोथ ऑफ दीज, तो हमें स्लोप मिलती है विच इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ थीटा. सो यू विल गेट द स्लोप आउट ऑफ दिस रिलेशन. तो अगर मैं डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी मालूम कर रहा हूँ, सो इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, इस ग्राफ की जो स्लोप है. और याद रखें, इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि टेंजेंट थीटा तो स्लोप होती है ना. सो दिस स्लोप विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट. यानी कि जितना जो करंट है आपका, दिस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्लोप ऑफ दिस क्यूटी ग्राफ. तो जहां पर स्लोप बढ़ेगी वहां पर करंट भी बढ़ेगा. जब स्लोप जो है वो जीरो होगी तो करंट भी जीरो होगा. तो आए हम ये बात इस ग्राफ के जरिए मालूम करते हैं कि किस करंट की मिकदार किसी लम्हे पे कितनी है. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस इंस्टेंट. So I will talk about these various points. So at the first point अगर आप देखें तो slope is maximum. So बड़ी सादा सी बात है. slope हम किसको कहते हैं? slope आपके यहाँ पर ढलवान कहलाती है, ढलवान, which is given by tangent of theta. So the slope is directly dependent upon this tangent of theta. So if I say जिस जगह पर अभी आप बैठे हुए हैं, most probably वो कोई सरफेस होगा और जिस फ्लोर पे आप मौजूद हैं वो हॉरिजॉन्टल है. सो यू विल सी कि ये हॉरिजॉन्टल सर्फेस जो है इसकी स्लोप अभी जीरो है. स्लाइड्स मौजूद होती हैं, सो इंक्लाइंड प्लेन्स होते हैं, सो इनकी स्लोप जो है वो ज्यादा है एंड इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. सो ये स्लोप है इफ यू सी ऑन दिस साइड. तो अब हम चेक करते हैं कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जो स्लोप है, जहां पर स्लोप मैक्सिमम होगी वहां पर करंट भी मैक्सिमम होगा. अगर सिर्फ इस पॉइंट की बात की जाए, सो एट दिस पॉइंट वी कैन इजीली सी के जो टेंजेंट हमने स्केच किया, हम अपने क्यू टी ग्राफ के साथ टेंजेंट स्केच करके चेक कर रहे हैं कि किसी पॉइंट पर स्लोप कितनी है. तो हमने चेक किया तो हमें पता चला कि इस पॉइंट पर स्लोप मैक्सिमम है, लिहाजा करंट भी मैक्सिमम होगा. On the next point, let's say let us consider this point. So अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें यहाँ पर, if I can sketch the tangent, so just like this. So this tangent line will show you कि इस लम्हे पर जो स्लोप है वो पहले से डिक्रीज हुई है.
सो जब पहले से स्लोप डिक्रीज हो जाएगी तो इस लम्हे के ऊपर जो करंट की मिकदार है वो भी पहले से डिक्रीज हो जाएगी। एंड देन वी विल मूव फर्दर। यहाँ पर भी हम टेंजेंट स्केच करते हैं। ये टेंजेंट जब आप इस पॉइंट पर, पीक पॉइंट पर स्केच करेंगे, यू विल फाइंड कि यहाँ पे स्लोप है 0। So when the slope is 0, it means the current will also fall to 0. So आपका करंट इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम 0 हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इस पॉइंट का मतलब ये है कि पीक पोटेंशियल है ना। सो पीक पोटेंशियल मीन कि इस लम्हे पर सारा का सारा चार्ज जो है वो प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट हुआ पड़ा है। सो ऑल द चार्ज इज डिपॉजिटेड ओवर द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। एक आइडियल बिल्कुल एक कैपेसिटिव सर्किट है। सो इसलिए पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज मैक्सिमम। सो व्हेन ऑल द चार्जेस ओवर द प्लेट्स, तो सर्किट में कितना करंट होगा? जाहिर है सर्किट में करंट का बहाव जो है दैट विल बी 0, सारा चार्ज अगर प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट है। सो दैट इज व्हाई द करंट इज 0। सो व्हेन वी मूव फर्दर, तो मैं इस लम्हे पे भी टेंजेंट स्केच करता हूँ। सो आई एम स्केचिंग द टेंजेंट ओवर दिस पॉइंट। सो अगेन आई विल फाइंड दैट द स्लोप इज डिक्रीजिंग नाउ। The slope has increased, but on this point it is going on the negative side. तो आपका जो slope है वो बढ़ तो रही है, it is increasing, but it is moving on the negative side. Talk about slope. So initially it was increasing, on the increase, then it fall to 0. And later on what will happen, now the slope is increasing but it is going on the negative side. So that is why the increase in slope is there, but we have moved towards the negative part of the cycle. और इसलिए आप देखें तो करंट स्लोप बढ़ने के साथ करंट भी बढ़ा है बट ऑन द नेगेटिव साइड। फिर हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे, इस लम्हे पे यू विल सी दैट एग्जैक्टली the voltages are going to fall towards 0, but the slope is maximum on the negative side. So decreasingly maximum है, so you will see कि इस पॉइंट के ऊपर नेगेटिव पीक आ जाएगी आपके करंट की। सो रेड वाली जो साइड है इट इज रिप्रेजेंटिंग योर चार्ज। रेड वाला ग्राफ चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड आई इज रिप्रेजेंटिंग द करंट। एंड देन फर्दर ऑन अब स्लोप पहले से कम हो जाएगी यहाँ पर, so current will also decrease. Then further on यहाँ पर स्लोप 0 होगी क्योंकि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। सो यू विल फाइंड कि आपका जो ग्राफ है करंट का वो भी 0 हो जाएगा। फिर स्लोप बढ़ेगी इंक्रीजिंगली ऊपर की तरफ पॉजिटिवली। सो यू विल फाइंड कि करंट भी बढ़ेगा एंड फाइनली इस पॉइंट के ऊपर स्लोप जो है दैट विल बी मैक्सिमम। so you will find the current is also maximum. तो all in all जो आपके करंट की मिकदार है that is directly dependent upon the slope of this QT graph. so जो आपकी स्लोप जो है वो तब्दील होती जाएगी, वो स्लोप के जरिए हमने मैथमेटिकली करंट को डिफाइन कर दिया। so students, you will obtain a graph like this where you can see the current is represented by, let's say, this blue line, and both the voltage and charges they are represented by a red part. So आपको जो चार्ज का बिल्डअप है वो डॉटेड लाइन से शो किया गया एंड लेट मी आउटलाइन दिस एज रेड जो वोल्टेज वाला पार्ट है। तो अब हम देखते हैं कि फेज डिफरेंस कितना है। सो लेट अस फर्स्ट सी एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट। एट दिस इंस्टेंट O, अगर आप देखें तो voltage is 0. So voltage is 0. When voltage is 0, we will represent a horizontal vector. So voltage 0 है, जबकि इस लम्हे पे करंट इज मैक्सिमम। सो अगर करंट मैक्सिमम है सो करंट वाला वेक्टर जो है इट विल बी रिप्रेजेंटेड वर्टिकल। लेट अस सी अनदर एट अनदर इंस्टेंट। सो इस इंस्टेंट पे आप देखें, एट दिस इंस्टेंट यू कैन सी कि यहाँ पर इस लम्हे पे जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम है। सो वोल्टेज इज मैक्सिमम। सो अगर वोल्टेज मैक्सिमम है, पॉजिटिव पीक पे हैं, सो आई विल स्केच वर्टिकल वेक्टर फॉर वोल्टेज, जबकि जो करंट है दैट इज 0।
सो करंट जो है वो ग्राफ डिक्रीज होके जीरो की तरफ आ गया। सो करंट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा बाय हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन आप देखें ये डिक्रीजिंगली जीरो है, तो आपको मैंने ये बात बड़ी अच्छे तरीके से समझाई हुई है कि जब इंक्रीजिंगली ये कट करे जीरो लाइन को, सो वहां पर जीरो होता है। जब डिक्रीजिंगली ग्राफ जीरो लाइन को क्रॉस करता है, देन इट मींस वी आर डीलिंग विद 180 डिग्री एंगल। सो एट दिस पॉइंट आपके जो एंगल यहाँ पर बन रहा है दैट इज पाई, दैट इज पाई और 180। सो 180 करंट रिप्रेजेंट करने के लिए आप यहाँ पर स्केच करेंगे। देन लेट अस सी अनदर इंस्टेंट, ताकि हम इससे कोई रिजल्ट निकाल सकें, कोई कंक्लूजन निकाल सकें। सो अगर रेड वाली लाइन को देखें, रेड वाली लाइन 180 पे है। सो 180 मींस कि मैं वोल्टेज को हॉरिजॉन्टल लाइन से अलोंग दिस डायरेक्शन रिप्रेजेंट करूंगा, वेयर एज द करंट इज मैक्सिमम, यानी लाइन तो वर्टिकल होगी बट ऑन द डाउनवर्ड साइड, क्योंकि आपके करंट की जो वैल्यू है वो 270 डिग्री एंगल पे है। अब आप इन तीनों इंस्टेंट्स पे देखें, सो यू कैन इजीली डिटरमिन के कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। रोटेट योर फिंगर्स फ्रॉम टुवर्ड द शॉर्टर एंगल फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड वेक्टर, यू विल फाइंड कि आपका जो वेक्टर है इट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स करंट। so which one is leading? Your current is leading actually. So in a pure capacitive circuit, the current leads by how many degrees? By 90 degree. So there is another way to find out के आया के वोल्टेज लीड कर रहा है या करंट लीड कर रहा है, वो ये वाला तरीका है। अगर आप इस पॉइंट पर नोट करें, यू विल फाइंड के पहले पॉजिटिव पीक करंट की अपीयर हुई है और पॉजिटिव पीक ऑफ वोल्टेज has appeared later on. So current is leading at every point. You will see कि जब आप इसको rotate कर रहे होंगे along this anti-clockwise direction, so in a pure capacitive circuit, current leads from voltage by 90 degree. So in a pure capacitive circuit, the current leads from current by 90 degree. और इसको हम वेक्टोरियल फॉर्म के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर इट विल बी लाइक दिस, कि अगर ये वाला वेक्टर करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग वोल्टेज, सो यू विल सी कि ये करंट वाला वेक्टर और ये वोल्टेज वाला वेक्टर ये रोटेट कर रहे होंगे। और कौन लीड कर रहा होगा? करंट विल बी लीडिंग। सो जब ये रोटेट करेंगे at any instant, at any instant when it is rotating, you will find that current will be going first and it will be followed by the position of voltage. So in a pure capacitive circuit, current leads by 90 degree. We know that capacitor can store charge across its plates. So due to this reason, आप जो supply करते हैं voltage, so let's say कि अगर ये कोई factory है जो कि कोई फ्लोर मिल है जो कि 1000 पैकेट्स ऑफ बंडल्स ऑफ फ्लोर्स वो डेवलप करती है। सो ये कैपेसिटर जो है ये क्या करता है, ये हम रास्ते में लगा दें। ये समझ लें कि हमारा लोड जो है वो कोई बल्ब है। सो अगर कोई बल्ब हम यहाँ पे कनेक्ट कर दें, सो बुनियादी तौर पर अगर ये कैपेसिटर ना होता तो ये 1000 जो थैले हैं ये डेली कोई कंज्यूमर है वो हमारे घर में इस्तेमाल होने वाला है या कोई तंदूर को सप्लाई हो जाते हैं 1000 आउट ऑफ 1000। बट अगर मैं कैपेसिटर किसी एसी सर्किट में लगाता हूँ तो क्या होता है, आपका लेट्स से 1000 जो चार्जेस हैं, इन 1000 चार्जेस में से 500 चार्जेस है वो ये स्टोर कर लेता है। सो क्या होगा, इससे कमी हो जाएगी आपके सर्किट में कि लोड को जो मिलना चाहिए था। सो मैंने कह दिया जी 500 इसके पास आ रहा है, 500 इसके पास आ रहा है। अब कैपेसिटर का ये चार्ज को एसी सर्किट में स्टोर करना ये एक रुकावट का बाइस है, क्योंकि अगर ये कैपेसिटर ना होता और ये अपने क्रॉस इन चार्जेस को स्टोर ना करता तो ये सर्किट में अवेलेबल होते, ये मार्केट में अवेलेबल होते। सो अगर ये चार्जेस सर्किट में अवेलेबल होते हैं, दे वुड बी क्रिएटिंग करंट, बट
ये स्टोर हो जाना इनका, ये समझ लें जैसे चार्ज सुस्त हो गए यहाँ पे आके सो गए हैं। सो चार्जेस का फ्लो में, बहाव में जो रुकावट है वो एक तरह से पैदा करती है। We all know that current is defined as the rate of flow of charges. So when charges are deposited across the plates of a capacitor, then it you can say opposes the flow of current. So इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर ऑल्टरनेटिंग करंट के रास्ते के अंदर उसके बहाव में एक रुकावट का बाइस बनता है। So it is known as opposition to the flow of current, or we all know that opposition to the flow of current is defined by R is equal to V over I. लेकिन अभी ये रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसीलिए हम इसकी जो रेजिस्टेंस एक कैपेसिटर ऑफर करता है हम उसको एक मुख्तलिफ नाम देते हैं, उसका नाम होता है रिएक्टेंस। सो रिएक्टेंस क्या है? वो करंट के बहाव में रुकावट जो कि किसी कैपेसिटर की वजह से होती है, इसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय XC, और इसके यूनिट्स हैं दैट आर ओहम। सो मैथमेटिकली इसको हम इस फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं। इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर लेसन कि हम इसको डिराइव करें, बट वी शुड बी नोइंग कि ये किस किस टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओमेगा यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितनी तेजी के साथ आपका ये करंट ऑसिलेट कर रहा है। एफ यहाँ पर वो फ्रीक्वेंसी है जो कि आपके ऑल्टरनेटिंग करंट की है। ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी। कैपेसिटर सी इज रिप्रेजेंटिंग द कैपेसिटेंस, जो आपकी कैपेसिटर की एबिलिटी है टू स्टोर चार्ज। तो उसने ओमेगा की जगह पर लिखा हुआ है 2πf। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2πfc। ये शो कर रहा है कि जितनी आपकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ऑल्टरनेटिंग करंट की, उतना ही आपके कैपेसिटर की रुकावट कम होगी। इसका क्या मतलब है? यानी अगर तेजी के साथ आपका एसी जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहा है, सो लेट्स से दैट इफ it is oscillating at a very high frequency, so it will give a capacitor very small time कि वो स्टोर कर सके, तो रुकावट भी कम होगी। जबकि अगर फ्रीक्वेंसी कम हो, if charging and discharging process is taking place on a slow rate, तो it will give more time to a capacitor कि वो ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर सके। सो कम फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो रुकावट होगी रास्ते में एक ऑल्टरनेटिंग करंट के, दैट विल आल्सो इंक्रीज। आज का सेशन हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।